दौर के वोटिंग प्रक्रिया को लेकर महा कवरेज जारी है। आपको बड़ी खबर बता दें कि यूपी में छठे दौर की वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 8.69% मतदान अभी तक हुआ है। 9 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे। राज्य के 10 जिलों में मतदान हो रहा है। कुल 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे। छठे चरण में 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी सरकार के 5 मंत्रियों की भी साख दांव पर है। तो ऐसे में यूपी सरकार के 5 मंत्रियों की साख दांव पर है और जिनका फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। फिलहाल 10 मार्च को इसके नतीजे आएंगे। तो 9 बजे तक के जो वो आंकड़े हैं 10, आपको बता दें कि आज 10 जिलों की यहां पर 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो जो कुल आंकड़े हैं अभी 9 बजे तक में वो 8.67% हैं और छठे चरण के लिए लगातार मतदान अभी जारी है। तो किस जिले में कितना मतदान हुआ है वो भी आपको बताते चले। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले में 9.54% मतदान हुआ है। बलिया में 7.59% मतदान हुआ है। बलरामपुर में 8.10% मतदान हुआ है। बस्ती में 9.83% मतदान हुआ है। देवरिया में 8.44%, गोरखपुर में 8.92% मतदान हुआ है। कुशीनगर में 9.69% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 8.90% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 6.76% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर में 8.24% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान बस्ती में हुआ है। तो लगातार हम आंकड़े आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कहां किस किस जिले में कितना प्रतिशत 9 बजे तक में मतदान हुआ है। 9 बजे तक के ये आंकड़े सामने आ गए हैं। तो अभी कयास यही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग उसके बाद घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो छठे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया लगातार जारी है। लोग मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और पहले आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर सुबह के वक्त में तमाम ऐसे पोलिंग बूथ थी जहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि वहाँ पर लोग पहुँच नहीं रहे हैं। हालांकि अब उन पोलिंग बूथों पर लोगों की भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपील की गई है वोट के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त एक सशक्त सरकार की उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर निरंतर आगे ले जा सकती है, एक सशक्त सरकार ही, और इसलिए प्रदेश को विकास में अग्रणी बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें। तो वहीं सीएम योगी का दावा है कि 300 पार जो है। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि 300 प्लस सीटें बीजेपी जीत रही है। दरअसल गोरखपुर में वो सुबह सुबह जिस तरह से मतदान करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाए कि किस तरह से वहां पर मतदान करने के लिए सीएम योगी पहुंचे हुए थे। और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत का दावा एक बार फिर से उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में बड़ी संख्या में सीट जीतेगी। विधानसभा चुनाव में वैसे भाजपा 300 प्लस सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी। तो ये एक बार फिर से आज दावा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और छठे चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रही हैं अमनप्रीत कौर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। वो हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर अमनप्रीत जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि देखिए अभी जिस तरह से आंकड़े 9 बजे तक के सामने आ गए हैं और यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो 8.67% अभी तक मतदान हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी आगे और अभी लोगों को घर से निकलना होगा और मतदान करना होगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं धीमी देखी जा रही है रफ्तार।
देखिए, पहले तो जी, दीप्ति बोलिए। हाँ जी, दीप्ति। सबसे पहले तो ये कहावत होती है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो सब लोगों को मैं आपके नेटवर्क 10 के ज़रिए यही अपील करूँगी कि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, आज बहुत सारे लोगों की किस्मत उनकी मुट्ठी में है, तो उनको यही है कि अपने जो वोट है वो जल्दी से जल्दी जाके डालें। और उसके बाद आज जो पूर्वांचल का विशेष करके जो छठा चरण शुरू होने जा रहा हो चुका है, उसके ऊपर सबका ध्यान है क्योंकि उसकी जो हॉट सीट है वो गोरखपुर सीट है। हम्म। वहाँ से सीएम जो कि खुद विधानसभा के एक टिकट पे लड़ रहे हैं और गोरखपुर में क्योंकि पिछली बार भाजपा ने 9 में से 8 सीट जीती थी, तो कहीं न कहीं पूरा फ़ोकस जो पूरी भाजपा का है वो लगा हुआ है कि कहीं न कहीं जोगी जी की सीट बचाने के साथ-साथ जो आस-पास एरिया की सीट है, वहाँ पे भी भाजपा की पकड़ जो है मजबूत कराई जा सके। पर वहाँ से जाते हो तो वहाँ से आपको थोड़ा-सा तो नीचे आना ही पड़ता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो 9 में से 9 सीट आ जाए तो जोगी जी की बल्ले-बल्ले है, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बिल्कुल, एंटी और एक इनकम्बेंसी सीट बहुत है देखिए वहाँ वो पे। भी उनकी सहयोगी अपना दल ने जीती थी, तो जाहिर तौर पर अपना कहीं न दल कहीं जी, जी, बिल्कुल 8 सीट बीजेपी और 1 सीट अपना दल, तो कुल मिलाकर बीजेपी का ही पलड़ा वहाँ पर भारी हुआ था 2017 में जी। भी। जी, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब या तो जोगी जी की अगर हम इम्प्रूवमेंट देखना चाहें तो ऐसा होना चाहिए कि 9 में से 9 सीट जो भाजपा की आ जाए, पर ऐसा संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहीं न कहीं भाजपा का गिराव वहाँ पे नीचे जाएगा। हाँ, पर वहाँ पे 2 सीट पकी हैं, एक तो योगी आदित्यनाथ की, चाहे वो बिल्कुल, कम लेकिन सीट अगर हम मार्जिन से ज़िक्र करें जीते। यहाँ पर अमनप्रीत जी, जी, हम लगातार ये ज़िक्र कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर सदर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उनके सामने देखें तो जी। चेतना पांडे उनको टक्कर दे रही हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं और छात्र संघ अध्यक्ष भी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो कहीं न कहीं यह मुकाबला जो है वो दिलचस्प नज़र आ रहा है। जी, जी। चेतना पांडे कांग्रेस से वो स्टूडेंट्स की लीडर रही हैं, अच्छी वक्ता हैं, उनका इमेज जो यंगस्टर हैं, उनमें बहुत अच्छा है। और अगर हम सदर सीट की बात करें, तो वहाँ पे क्योंकि जोगीमठ के प्रधान भी रहे हैं जोगी जी, तो वहाँ पे अपना इम्पैक्ट तो उनका है। पर कहीं न कहीं अगर हम अग्रवाल जी की बात करें, तो पिछली बार वो 60,000 मार्जिन से जीते थे भाजपा से। ऐसा लगता नहीं है कि जोगी जी इतने बड़े मार्जिन से इस बार जीत पाएँगे क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो बहुत नाराज़ हैं इस वजह को लेके कि वहाँ पे विकास इतना हुआ नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि जोगी जी क्योंकि गोरखपुर से रिलेटेड थे, तो कम से कम गोरखपुर जो है एकदम स्मार्ट सिटी बन जाना चाहिए था, पर ऐसा देखिए, हुआ नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान दें, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ से लड़ रहे गोरखपुर सदर से, तो वहाँ जी, पर अगर सपा प्रत्याशी की भी हम बात करें, सुभावती शुभापति शुक्ला, शुक्ला, जी, तो ज़ाहिर तौर पर यहाँ पे सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं जी। जाति के आधार पर भी जो समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, तो अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं हिंदू चेहरा, सभी के सभी प्रत्याशी जो हैं, वो हिंदू चेहरा ही नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो मुकाबला है, वो त्रिकोणीय है। जी। देखिए, यहाँ पे जो लड़ाई है मेन अगर देखी जाए तो भाजपा वर्सेस सपा में है और ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर में है। क्योंकि आपने देखा होगा दीप्ति जो यूपी का इलेक्शन होता है उसमें जातीय समीकरण बहुत मायने रखती हैं। शायद इसीलिए जो आपको पता होगा जो शुभावती शुक्ला के हस्बैंड थे, उपेंद्र शुक्ला वो पहले बहुत साल जोगी जी के लिए वोट माँगते आए हैं, बहुत साल वो बीजेपी में रहे हैं। पर उनके निधन के बाद क्योंकि भाजपा वालों ने उनकी फैमिली को पूछा नहीं तो होता है ना कि जो दोस्त का दुश्मन होता है वो अगर दोस्त बन जाता है तो वो फायदा हो जाता है। तो शुक्ला जी को लेने का मेन मकसद सपा का यही रहा होगा कि कहीं न कहीं उनको जोगी जी के विरुद्ध यूज़ करा जा सके और आपने जैसे देखा है कि शुभापति शुक्ला की जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि वो इतने साल उन्होंने भाजपा को दिए, उसके बावजूद भी भाजपा वालों ने उनकी कदर नहीं की, उनकी पूछ नहीं करी। तो ये चीज़ें लोगों के दिलों में बहुत जगह करती हैं और लोगों को कहीं न कहीं वो एक महिला उम्मीदवार है, दूसरा वो दुखी उम्मीदवार है, विधवा उम्मीदवार है, ये चीज़ें वहाँ के जो वोटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी हैं। बिल्कुल, और इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, निरंजन पोद्दार जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। देखिए निरंजन पोद्दार जी, अभी जिस तरह से छठे चरण का मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और हम लगातार ये जिक्र कर रहे हैं कि आज का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनके भी किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होगा। जी दीक्षित,
देखिए ऐसा है निश्चित रूप से। और आज गोरखपुर के ऊपर सभी की निगाहें इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी और उनके जो मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 साल निभाया है और अब आने वाले चुनावों के अंदर भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से देखिए दीपसी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है और तमाम देश तथा विदेशों की नजरें इस सीट के ऊपर निश्चित रूप से पड़ी हुई होती है। लेकिन जो अभी ये बहन जो कह रही थी, मैं थोड़ा सा इनसे थोड़ा सहमत नहीं हूं। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, निश्चित रूप से जनता इस चीज को देखती है कि केवल वो एक विधायक नहीं चुन रही है वहां पे। आज अगर गोरखपुर की बात करेंगे, गोरखपुर की जनता को ये लग रहा है कि हम केवल एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम यहां से मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। तो वहां पे और दूसरी और सबसे बड़ी बात क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी पिछले 25 वर्ष से उसी क्षेत्र से राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में भी है और उसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो उनका गोरखधाम मंदिर है, जो गोरखपीठ है, उसके वहां पे जो उनकी जो सेवा कार्य चलते हैं पिछले कई वर्षों से, वहां पे हर एक वर्ग, हर एक जात, हर एक संप्रदाय का व्यक्ति जाकर के वहां पे उन सेवा कार्यों से जो लाभान्वित होता है, इसका भी महाराज जी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जब जब महाराज जी स्वयं चुनाव में थी, चाहे वो लोकसभा के 3 चुनावों के अंदर हमने देखा, तो किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल एकदम कंफर्ट जीत हासिल की। तो मुझे नहीं लगता कि गोरखपुर की सीट के ऊपर महाराज जी को कहीं कोई बहुत ज्यादा अच्छा परेशानी आने निरंजन जी, वाली है। आज भी देखिए जिस तरह से गोरखपुर से तस्वीरें हमने देखी, सुबह के वक्त में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गौशाला पहुंचते हैं, वहां पर गायों को चारा देते हैं, उसके बाद वो पूजा अर्चना करते हैं और ठीक 7 बजे वो मतदान के लिए पहुंचते हैं। ये तो एक दिलचस्प तस्वीर की बात हो गई। लेकिन अमनप्रीत जी देखिए, अगर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि छठे चरण में, छठे दौर में कौन कौन सी और सीटें, कौन कौन से बड़े चेहरे कहां पर किस तरह से मुकाबला नजर आ रहा है, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो फाजिल नगर से वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से यहां पर आपको समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, पर क्योंकि उन्होंने पार्टी चेंज करी है तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का इम्पैक्ट और पर्सनल जो इंडिविजुअल का इम्पैक्ट है वो दोनों अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के ऊपर। सबसे बड़ा हल्ला गुल्ला क्या हुआ है जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभी अटैक हुआ है, तो उसके बाद जो उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ है उसमें वो रोते हुए डंडा लेके आगे नजर आती है। तो इन दिनों में क्या होता है कि वोट की चोट जो है वो बहुत मायने रखती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य क्योंकि वो तो वैसे ही अपने वहां पे मतलब जीतने ही वाले थे, पर ये चीजें जो है, ये जो उनके ऊपर अटैक हुआ है, ये भी उनकी तरफ एक पॉजिटिव उनकी तरफ जो वोट अट्रैक्शन है वो होगी और निस्संदेह वो वहां से अपनी सीट बचाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल। और निरंजन पोद्दार जी, आपको क्या लगता है, क्या सहमत हैं आप इनकी बात से? देखिए दीप्सी, इस बात में भी मैं इनसे मेरी मत भिन्नता है। उसका कारण जानते हैं क्या है कि जो ये कह रहे हैं कि बड़े चेहरे हैं या जो भी है, आप मुझे एक बात बताइए, 2017 की जो सुनामी थी उसके अंदर वो अपनी जो उनका जो गृह क्षेत्र है, जहां पे वो दावा करते हैं कि यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा जन समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर अगर वो अपने बेटे को नहीं जिता के ला सकते, तो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो इतने बड़े चेहरे हैं या जनता के अंदर जिस तरीके से वो अपना एक वो दिखाते हैं, जनता के अंदर उतनी ही उनकी कोई पकड़ है या जनता के साथ कनेक्ट है। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो 2017 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन कैंडिडेटों को चुनाव दिया, हल्के से हल्के कैंडिडेट भी उस लहर के अंदर जीत करके निकले। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे जो है वो चुनाव हार गए। तो इस चीज से मुझे ऐसा लगता है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के घेराबंदी करी है इस सीट के ऊपर, जिस तरीके से मान लीजिए इन्होंने जो इनके पीठ में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई हमारे साथ पक्षाघात इन्होंने किया एंड टाइम पे आकर के, और इन्होंने इनकी सारी रणनीति के अंदर पलीता लगा दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आपको पता होगा, 130-35 टिकटों को बदलना चाहती थी, 133-35 विधायकों की टिकट काटना चाहती थी।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और ये जो भगदड़ मची, इस भगदड़ को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा, जिसका कहीं ना कहीं उनको इन चुनावों में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन कैंडिडेट के एंटी इनकम्बेंसी जो थी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समझ लीजिए मुश्किलों से घिरना पड़ा। तो आज मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आरपीएन सिंह को ला करके और जिस तरीके से इनकी घेराबंदी की स्वामी प्रसाद मौर्य की, और उसके बाद में जो बहन अमनप्रीत कह रही थी, देखिए मैं आपको बता दूं, चुनाव के अंदर आजकल सब जानते हैं कि ये जो अटैक करवाने वाले और करने वाले और ये जो चीजें हैं, ये आजकल सब जानते हैं। इन सिगुफों से आजकल मेरे को नहीं लगता कि जनता कहीं प्रभावित होती है। अगर होती तो आपको मैं बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी एक अटैक अटेम्प्ट हुआ था, तो उनके समर्थन में फिर पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय लामबंद हो जाना चाहिए था। लेकिन कहीं पे आपको असदुद्दीन ओवैसी का सब उसकी हंसी मजाक उड़ाते हुए दिखे कि भाई ये नौटंकी है। अटैक एसपी सिंह बघेल पर भी हुआ था। अटैक बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर हुआ। इन चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह की चीजें हुई हैं। अमनप्रीत जी, देखिए आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसलिए आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम सभी राजनीतिक पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं। आपने बीजेपी का स्टैंड बताया, आपने और जो सपा है उसका बताया, लेकिन आपको यहाँ पर कांग्रेस और बीएसपी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, बीएसपी की चाहे हम नजर वो कम आ रही है, वो कहीं ना कहीं सेंध लगाए बैठी है। वो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, तो उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बीएसपी की तरफ देखेंगे, क्योंकि ऐसा उनके सोशल मीडिया जो है उस पर उनका जिक्र कम है, वो न्यूज़पेपर में, वो मीडिया में नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मायावती बहन चुपचाप बैठी है। ऐसा है कि ये आज का जो पूर्वांचल का दीप्सी एरिया है, इसमें बहुत ज्यादा लोग ओबीसी हैं और बहुत ज्यादा लोग दलित हैं। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि मायावती का जो भी बीएसपी का ग्राफ है, वो इसी एरिया से हमेशा उठता आया है। अगर हम एक एक एरिया की बात करें तो वो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं कि जो उनकी रिजर्व हैं और वो उनकी पक्की सीट मानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह जी का और मायावती जी का एक दूसरे को लेके जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो एक दूसरे को इतना जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जो उनकी रैलीज हैं, वहां पे इतनी उनकी विरोधता नहीं कर रहे। अमित शाह जी ने ऐसा बोला कि बीएसपी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है और कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम है वो उनको वोट देंगे। उनका ये ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, एक स्टेटमेंट है जो लोगों को अपनी तरफ खींचने की बात करनी है, जो लोगों को, जो उनके वोट है उनको डिवाइड करने की बात करती है कि कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम की जो वोट है वो बंट जाए। और मायावती का ये कहना कि वो हमेशा, आपने देखा होगा, हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा को उसकी विरोधता करेगी, विरोधता नहीं करती, तो कहीं ना कहीं अंदेशे ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि पोस्ट इलेक्शन भाजपा और बसपा एक ही हो जाए। और जो भाजपा की हालत है इन चुनाव में, चाहे वो 5 चुनाव पहले जो 5 चरण हुए हैं उनकी बात करें, चाहे आज के जो पूर्वांचल का चुनाव हो रहा, चरण हो रहा है, 7वां चरण हो रहा है, 6ठा चरण हो रहा है। अभी आपने कहा कि भाजपा और बसपा एक हो जाए। हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को लेके सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, ये तो बहुत कहीं ना बहुत कहीं बहुत लगाए जा महत्वपूर्ण बात सकते हैं। आपने कही है। जी, निरंजन बिल्कुल। पोद्दार जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? जी, मैं पहले तो आपने जो बहन से जो सवाल किया था, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना विचार रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस, देखिए ऐसा है कि इस बार मैं साधुवाद दूंगा कि कांग्रेस के नेतृत्व को, कि देखिए आज तक मैं कई सालों से देखता आ रहा हूं कि कांग्रेस लड़ ही नहीं रही थी, और कहते हैं हारा वही जो लड़ा नहीं। और इस बार कम से कम कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, और हमें ऐसा दिख रहा है कि भाई कांग्रेस ने एक, समझ लीजिए जैसे वो एक दंगल फिल्म का डायलॉग है ना, कि भाई दंगल जीतने से पहले अपने डर से जीतना पड़ता है। तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने डर से कांग्रेस ने जीत लिया है, और इस बार अकेले चुनाव मैदान में और सभी सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतार के कांग्रेस ने कम से कम अपने आप को लड़ते हुए दिखाया है। तो पहला तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने एक नैतिक जीत तो कम से कम हासिल कर ली। अब रही बात बहुजन समाज पार्टी की, जो आप कर रहे हैं, देखिए ऐसा है दीप्सी, मैं इस मामले में जो हमारी बहन है अमनप्रीत, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो अभी आपको मीडिया में या आपको वैसे हवा में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहुजन समाज
पार्टी का जो कोर वोटर है वो इतना जड़वत है कि वो जब वोट देने जाएगा तो निश्चित रूप से वो हाथी को छोड़ करके कहीं और बटन नहीं दबाएगा। ये चीज निश्चित रूप से है। और बसपा की जो आज तक की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी दलित और मुसलमान। और जहां पे बसपा का कैंडिडेट आज भी मजबूत नजर आ रहा है, जहां पे आज भी जो जातिगत समीकरण बसपा के फेवर में आ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है वो भी उनके साथ जुड़ा है। और जैसे बहन जी कह रही थी, मैं उस बात से सहमत हूं कि इन चुनावों के बाद में शायद बसपा हम सभी को चौंका सकती है परिणामों के अंदर। रही बात पोस्ट पोल के बाद में, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी बसपा से या किसी भी अन्य पार्टी से पोस्ट पोल अलायंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी लेकर के चुनावों के अंदर और मेरे हिसाब से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, वो तो 10 मार्च को तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर होगा क्या और उत्तर प्रदेश की जनता किसे स्वीकार कर रही है मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन यहाँ पर अमनप्रीत जी, जिस तरह से आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत महत्वपूर्ण बात भी है, उसको तो ध्यान में रखना ही है। लेकिन अगर हम जिक्र करें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसा कि अभी निरंजन पोद्दार जी ने भी कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही थी, लेकिन इस बार अगर हम तस्वीरें देखें तो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उससे काफी ज्यादा महिलाएं जो है प्रभावित भी दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है? देखिए, इस टाइम पे ना मुझे दो लाइन मेरे जहन में आ रही हैं, अगर दीप्ति आप बोले तो। बिल्कुल। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। एटलीस्ट कांग्रेस लड़ तो रही है, अपने आप को दिखा तो रही है, कोशिश तो कर रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी उनके मैनिफेस्टो में जो आया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और 40% जो उन्होंने आरक्षण दिए महिलाओं को, वो भी बहुत सराहनीय कदम था। और हमेशा हर कदम को लेके प्रियंका जी जो ग्राउंड लेवल पे जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों के साथ खड़ी रहती हैं, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो उन्नाव केस हो, हमेशा वो अपने पार्टी को लीड करते हुए हमेशा वहां पे पहुंचती हैं। तो इन चीजों का जो गरीब लोग होते हैं, दलित लोग होते हैं, उनके इमोशंस के साथ जब कोई चीज जुड़ जाती है तो वो उनको वोट देने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो जो उनके दिल पे राज कर आगे आएगी। जैसे अभी आपने देखा कि जो लाभार्थी लोग हैं जिनको अनाज मुफ्त में मिल रहा है, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको मोदी जी ने भी बोला कि वो नमक का हक अदा करें, वोट दें। तो ऐसी जो अपील है लोगों के दिल को छूती है। तो हमेशा ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमें फ्री में राशन दे रहा है, हम उन्हीं की सरकार लेके आए। बहुत सारा आज के पूर्वांचल में जो दलित आबादी है, वो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं कि जो लाभार्थी का फायदा उठा रहे हैं, जिनको जो पीएम आवास योजना है उनके अधीन 2.5 लाख रुपए मिले हैं, उनके घरों में 25 किलो का अनाज जो है वो हर महीने आ रहा है। तो ये चीजें उनको छूती हैं और ये पक्के वोटर बन जाते हैं कि जो भी उनको सहूलतें दे रहा है वो उन्हीं को वोट करेंगे। तो ये कोर वोटर होते हैं। कुछ ना कुछ दलित जो है वो खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मुस्लिम भी खिसकते हुए नजर आ रहे हैं। पर बात ये है कि वो भाजपा से हटके सपा में जाते हैं कि कांग्रेस में बात ये रह जाती है, जो वोटर जिसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा वही पार्टी आएगी। और भाजपा जैसे आपने देखा होगा कि देखिए 5 साल पहले वाली लहर अभी बिल्कुल भी नहीं है। और हमेशा क्योंकि हड़बड़ा रहे हैं भाजपा के जो लीडर हैं, चाहे उनकी रैलीज हो। आप एक बात देखिए कि जब जो विधायक हैं वो वोट मांगने जा रहे हैं गांव में या शहरों में, तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, खास करके भाजपा के जो उम्मीदवार हैं। तो अगर ग्राउंड लेवल पे भाजपा का इतना विरोध हो रहा है, लखीमपुर खीरी में प्राइम मिनिस्टर अपनी रैली नहीं कर पाए, कानपुर में आपने देखा स्मृति जी नाराज थी कि उनकी रैली में लोग नहीं आए, और अमित शाह जी की एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखी कि वो बोल रहे हैं कि रहने दो रोड शो, लोग ही नहीं है। और हमेशा जैसे इनकी रैलियों में लोग भरे रहते हैं, आज जो यूपी में जितनी भी रैलियां हुई हैं उसमें खाली कुर्सियां बहुत देखने को मिली हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए मतदान हो रहा है, उस पर हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर देखिए बीजेपी तो लगातार दमखम के साथ लड़ी रही, लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें जो कि उत्तर प्रदेश में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा काफी ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रही है, जो कि चर्चा के दौरान हमारे तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एटलीस्ट प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे
के साथ आगे बढ़ रही हैं। यूपी में छठे चरण का चुनाव जारी है। आम जनता के साथ साथ दिग्गज नेता भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही हैं। हम आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें अब साझा कर रही हैं, जहां पहली तस्वीर में बस्ती से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने अपना मतदान किया और वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करते नजर आ रही हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपने देखी। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रुद्रपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह ने भी मतदान किया। यानी कि आम वोटर्स और आम मतदाताओं के साथ साथ दिग्गजों में भी खास उत्साह नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। हरीश द्विवेदी जब मतदान करने के लिए पहुंचे और धर्मपत्नी के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में आप देख रही हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, और वहीं तीसरी तस्वीर जहां पर अखिलेश प्रताप सिंह भी मतदान करते नजर आए और उन्होंने भी अपनी सेल्फी साझा की है। तो वोटर्स में नाम आम जो लोग हैं, आम जो नागरिक हैं, उनमें तो मतदान को लेकर उत्साह और खुशी नजर आ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ दिग्गज नेताओं के साथ भी यहाँ पर नजर आ रही है। और वहीं पर सिद्धार्थ, आपको बताते चले कि योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से हमारे सिद्धार्थ नगर संवाददाता दुर्गेश कुमार ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। आज हम खड़े हैं सिद्धार्थ नगर के इटवा विधानसभा में, इटवा विधानसभा के संरचना में, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मतदान किया है। हम आइए उनसे पूछते हैं। सर, आज आपने मतदान किया, क्या कहना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश में जो मतदान हो रहा है वो सुशासन के लिए हो रहा है, सुरक्षा के लिए हो रहा है, बिजली के मुद्दे पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और हवाई यातायात के सुदृढ़ीकरण के लिए हो रहा है, और निश्चित रूप से श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर भी, प्रयागराज के दिव्य भव्य कुंभ पर भी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी, और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा और उनके जीविका को बचाए रखने के मुद्दे पर हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीटें जीती। जीतने के बाद ऐसे कौन सा कार्य शेष रह गए हैं जो आप करना चाहेंगे सर? देखिए, इस 5 साल में हमने अपने विधानसभा की शून्य से शिखर की यात्रा शुरू की है। कुछ भी नहीं था इस विधानसभा, एक भी नगर पंचायत नहीं थी। 2 इटवा बिस्कोर 2 नगर पंचायत बनाया, राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, चारों का निर्माण एक साथ शुरू कराया। एक राप्ती नदी पर आजादी के बाद का प्रतीक्षित पुल था गौरा घाट पर, वो पुल बन रहा है। 3 सड़कें, शाहपुर सिंगारजोत मार्ग, जकैया कठेला मधवापुर कला मार्ग, इटवा बेलवा हरिलापुर मार्ग, ये 7 मीटर चौड़ीकरण में आए। एक सड़क बांसी इटवा बिस्कोहर मेन रोड हमारा स्टेट हाईवे हुआ। तो अब तक की जो चीजें नहीं हो पाई थी 35 सालों में, 40 सालों में, वो किया है। 3-4 चीजें हैं जिनकी प्रक्रिया को मैंने शुरू किया, उसको पूरा करना है। एक मिनी स्टेडियम, एक रोडवेज बस स्टेशन, फायर स्टेशन और एक नेशनल स्किल सेंटर। ये 3-4 चीजें हैं जिनकी प्रक्रिया हमने शुरू की है। जमीन अलॉट करा दिया है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, वित्तीय स्वीकृति आनी है, निर्माण कार्य पूरा होना है। और अभी कुछ दिन पहले ही सूचना मिली है, मेरे प्रयासों से इटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ध्वस्त करके 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाए जाने की प्रक्रिया भी अभी शुरू होने वाली है। और उधर लोकतंत्र के महापर्व यानी आज मतदान दिवस है और ऐसे में यूपी के महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। 5 विधानसभा सीटों पर 57 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज EVM में कैद होने वाला है। तो बताते चले कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया है। तो यूपी विधानसभा चुनाव का आज 6ठा चरण है, जिसमें 57 विधानसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वोट किया है। जो बेरोजगारी है, पूरे देश की समस्या है, प्रदेश की समस्या है बेरोजगारी, उसको मैंने देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए मैंने वोट किया है। और महंगाई जो सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, महंगाई को दूर किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, इसलिए मैंने वोट किया है। अपना वोट विकास पे किया है कि विकास हो, डेवलपमेंट है। ईमानदारी हो देश में, निष्पक्षता हो और बेरोजगारी घटे, महंगाई कम हो, इन सब मुद्दों को लेकर के मैंने अपना वोट कास्ट किया है।
तो छठे चरण का मतदान जारी है और 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। और इसी क्रम में इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं पर अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले निरंजन जी आप ही का रुख करूंगी और देखिए आप इस मतदान को क्या देख रहे हैं, क्योंकि देखिए छठे चरण का चुनाव, छठे चरण के लिए मतदान आज हो रहा है, 5 हो चुके हैं। किस तरीके से आप अब तक आकलन कर पाए, क्या कुछ समझ पाए मतदान को लेकर? देखिए मनीषा, मेरे हिसाब से जो आज चुनाव हो रहा है ये वो क्षेत्र है जहां से योगी आदित्यनाथ जी अपना कर्म क्षेत्र जिसको बताते हैं, जहां वो अपना उनका गोरख पीठ भी है और जहां वो कई वर्षों से जहां वो सांसद भी रहे हैं और जनता की सेवा करते रहे हैं और जिस तरीके से वो आज तक अपना एक वहां पे एक राजनीतिक प्रभाव छोड़ पाए हैं, ये सारा का सारा वो क्षेत्र है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर मुश्किलें आने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूर्व जो 2017 के जो चुनाव थे वो परिणाम इस बार भी वैसे ही परिणाम यहां से मैं अपेक्षित रखता हूं। और मेरा ये मानना है कि उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला, कम से कम इस छठे चरण की बात कर रहा हूं। ठीक, अमनप्रीत जी, लेकिन कई मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है, जो साख है, वो इस बार इस चरण में दांव पर लगी हुई है। चाहे हम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात कर ली जाए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भी बीजेपी में कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी आज प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। क्या कुछ समझ पा रही हैं? ये सब डिपेंड करता है सोशल इंजीनियरिंग पर। सोशल इंजीनियरिंग में मास्टर है भाजपा, और भाजपा वालों की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा कि ग्राउंड लेवल पे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं साफ साफ कि इस बार क्योंकि उन्होंने 5 साल में विकास नहीं किया तो वो विकास की बातों को हटा के हिंदू मुस्लिम करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति समीकरण बिठाते हैं, तो ये चीजों को लेके विरोध कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मोदी जी का ये कॉन्फिडेंस के आएंगे तो जोगी ही, जो उन्होंने अपनी रैली में कहा, ये चीजें समझ नहीं आ रही। तो सोशल इंजीनियरिंग में, और अगर आईटी में देखा जाए, और अगर सोशल नेटवर्किंग में देखा जाए, तो भाजपा जो है अपने मीडिया पे उनका राज है, न्यूज़पेपर्स पे उनका राज है। तो जैसे दिखाया जा रहा है कि राम राज्य जो यूपी में वो है, वो वैसा है नहीं है, ऐसा वहां के वोटर्स कहते हैं। यानी अमनप्रीत जी, इसका मतलब ये है कि लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि जो सोशल मीडिया पर या अखबारों में जिस तरीके से दिखाया जाता है वो जमीनी हकीकत या फिर धरातल पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और अगर सपा की हम बात करें तो सपा का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था, इसीलिए पिछले 5 साल पहले सपा को लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया था। पर इस बार क्योंकि सपा को भी लोगों ने देख लिया, भाजपा को भी लोगों ने देख लिया, तो इस बार सपा अपने जो गेम चेंजर मुद्दे हैं उनको लेके आ रही है। वो बोल रहे हैं कि वो पेंशन पे, जो वन टाइम पेंशन है, उस पे काम करेंगे, पेंशन लागू करेंगे, ये लोगों पे बहुत इम्पैक्ट डालेगा। उनका कहना है कि वो जो पूरा यूपी जिस बात से परेशान है, आपने भी देखा होगा, आवारा छुट्टे पशु जो है, वो लोगों की जो फसल है, एक एक दो मिनट में 100, 100, 150, 200 ऐसे पशु जो है एक ही खेत में एंटर होते हैं और 15-20 मिनट में पूरे का पूरा खेत खा जाते हैं। तो सबसे बड़े ये 2 मुद्दे हैं। अगर हम इनको गेम चेंजर मुद्दे भी बोले तो कोई अतकथनी नहीं है इसमें। तो सपा ने, जैसे होता है ना दुखती रग पे हाथ रख देना, लोग परेशान तो देखो छुट्टा पशुओं से है ही, लोग परेशान है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो इन चीजों को सपा ने कमिटमेंट करा है अपने मैनिफेस्टो में। तो लोगों ने, क्योंकि भाजपा ने उन्होंने देख लिया कि डबल इंजन की सरकार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इंजन कहीं ना कहीं ऑपोजिट साइड पे लग गए हैं। एक इंजन इधर को खींच रहा है, एक इंजन इधर को खींच रहा है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा है यूपी में। पर जो राम राज्य की दुहाई जोगी जी देते हैं, जो राम राज्य की दुहाई मोदी जी देते हैं विज्ञापनों में, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, वो चीजों से जो यूपी के वोटर्स हैं, यूपी के नागरिक हैं, वो नकार रहे हैं। ठीक, तो निरंजन जी, जैसे कि अमनप्रीत जी हमारे पास मुद्दों की बात कर रही थी कि किस तरीके से मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को अगर हम हटाकर और मुद्दों की बात करें जिनको आज वोटर्स खासतौर पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ वो मुद्दे हैं? अगर हम गोरखपुर और बस्ती मंडल के मुद्दों की बात करते हैं, वो स्थानीय मुद्दे कौन से हैं?
स्थानीय मुद्दे देखो, गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में तो विकास नहीं हुआ। वहां पे जब आपको पता होगा बाढ़ आती है, पानी जमा हो जाए वो अलग बात है, पर बारिश का पानी वहां इतना जमा हो गया था, इसका मतलब वहां पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। वहां पे बोट चलानी पड़ी थी सिर्फ इसलिए कि बारिश का पानी जमा हो गया था। तो विकास तो आपको यहीं पे नजर आ गया होगा। बाकी ठीक, चीजों को अगर निरंजन जी, देखें, मेरा लोग भी महंगाई सवाल से आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपके नजरिए से क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस बार चुनावों में बढ़ चढ़कर आ रही हैं लोगों के लिए? देखिए मनीषा, ऐसा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी। आप जिस दृष्टिकोण से जिस चीज को देखना चाहें तो आपको वो उसी तरीके की नजर आती है। और जो अमनप्रीत जी कह रही थी, ये पता नहीं कौन से उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी। मैं जितना उत्तर प्रदेश के अंदर घूमा हूं, और ये जो कह रही थी कि गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, पहले तो मैं उस चीज के बारे में बता देना चाहता हूं कि इस बार जो जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, या जितने भी पत्रकार, जर्नलिस्ट, सारे के सारे कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि इस बार जो समाजवादी पार्टी ने जो एक चुनावी समीकरण बनाया है, तो देखिए हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर एक जातीय राजनीति प्रमुख होती है, और जातीय राजनीति के अंदर समाजवादी पार्टी जैसे मुस्लिम और यादव की पार्टी कही जाती थी। तो जहां पे मुसलमान मेजोरिटी में है वहां पे वो बाहुबली है, वहां पे वो दबंग है। जहां पे यादव मेजोरिटी में वहां यादव दबंग है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी ने यहाँ जाट समुदाय से समझौता कर लिया। यहाँ पे जाट मुखर, या यूं कहें कि मार्शल कौम है, या यूं कहें कि दबंग जाति कही जाती है। उधर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को ले लिया, उधर वहां पे उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को ले लिया। तो वहां राजभर समाज जो है वो मुखर समाज माना जाता है, खुलकर बोलने वाला समाज माना जाता है। अब किसी गांव के अंदर अगर कोई 5 अगर बदतमीज टाइप के लोग या 20 बदतमीज टाइप के लोग अगर झंडे लेकर के अगर किसी का विरोध करने उतर जाए, तो उसको जनता का विरोध नहीं कहा जाता है। उसके अंदर कुछ लोगों के द्वारा की हुई हुल्लड़बाजी उसको माना जाता है। रही बात जो अमनप्रीत जी कह रही थी, देखिए ऐसा है, आप भी उत्तर प्रदेश से शायद संबंध रखती होगी, मैं भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं। मनीषा जी, 5 साल के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से लोगों के लिए रहने लायक बना दिया है, वो मनीषा जी को नहीं दिखाई, वो इनको मेरी बहन को नहीं दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले मनीषा जी 5 बजे के बाद में, 6 बजे के बाद में महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी किसी सुनसान सड़क से निकलने से डरने लगते थे। और जिस तरीके से वहां पे एक संगठित अपराध का बोलबाला था, जैसे थाने और एसएसपी कार्यालय से एसपी कार्यालय चला करते थे, ये सबने देखा हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी चीज से पहले अपनी जान की और अपने माल की और अपनी इज्जत की सुरक्षा सर्वोपरि है। देखिए मेरे घर में अगर 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं, तो वो 100 करोड़ मेरे लिए किसी भी काम के नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, 5 साल के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से संगठित अपराध के ऊपर कार्य किया, इसकी आज पूरी जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। और दूसरा जो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज में ले लीजिए, क्या आपने ये नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश के गांवों के अंदर 6 घंटे 8 घंटे बिजली का एक टाइम हुआ करता था, और आज उन्हीं गांवों के अंदर 20-20 घंटे, आज वहां जैसे पहले आने का टाइम हुआ करता था, आज जाने का टाइम है। कितना बड़ा परिवर्तन लोगों को दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, देखिए योजनाएं हर सरकार के अंदर होती हैं। आज तक 70 साल के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं हैं चलती आ रही है, लेकिन धरातल के ऊपर आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं, सबसे बढ़िया डिलीवरी उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। 80 से 90%। यानी कि निरंजन जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे सोसाइटी की बात कर लें या फिर राज्य की बात कर लें, कहीं ना कहीं सरकार ने पॉजिटिव कदम उठाए हैं। मनीषा जी, एक बात और कहूंगा, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो बोल नहीं रहा है, वो साइलेंट वोटर है। और जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो मुखर होकर के बोल रहा है, क्योंकि तकरीबन पूरे प्रदेश के अंदर एक जातीय समीकरण उन्होंने ऐसा बनाया है कि वहां 100 लोगों के अंदर 20 लोग मुखरता से बोल पाते हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जितने भी जो मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं कल भी मेरी एक जगह यही चर्चा हो रही थी। मनीषा जी, मुझे एक बात बताइए,
आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई किसके बीच में होती रही? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। और जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो पिछले 30 साल से लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देता आ रहा है, जो बच्चा समाजवादी पार्टी के खिलाफ देते देते हुए अपने माँ बाप को वोट देते हुए देखते हुए बड़ा हुआ है, क्या वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा? वो अपने परंपरागत विरोधी को वोट देगा? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का जहां पे थोड़ा सा अगर चुनाव में कमजोर नजर आ रही है, तो उसका भी एडवांटेज बीजेपी को मिलने वाला है। तो मैं इन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे भी कोई मुश्किल में नहीं देख रहा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले जो परिणाम थे, या तो उनकी पुनरावृत्ति करेगी, पुनरावृत्ति नहीं करेगी, थोड़ा मोड़ा उनका नुकसान होगा, और इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होने वाला है। यानी कहीं से कहीं तक किसी डैमेज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। निरंजन जी, अमनप्रीत जी, अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है, कायस्थ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वोटिंग जब भी होती है, चाहे हम किसी भी चुनाव की बात कर लें, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही वोटिंग होती है। था कि जोगी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे जाते थे, पर इस बार आपने देखा होगा कि जोगी जी को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया गया है। मोदी जी को इतनी नौबत आ गई है कि मोदी जी को रैलियों में अपने नाम पे, मोदी जी के फेस पे वोट मांगे जा रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि वो जो सुविधाएं उन्होंने दी है, वो हर चीज में उनके बोलने में ये आ जाती है कि वो जो लाभ लोगों को दे रहे हैं, उनके लिए लोगों को उनके लिए वोट करना चाहिए, चाहे वो लाभ भारती योजना हो। अभी आपने देखा है जो ऑपरेशन गंगा हुआ है, उसको लेके भी शिवराज चौहान ने ये स्टेटमेंट दे दी कि हम तो ऑपरेशन गंगा करवाते हैं और समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है वो ऑपरेशन दंगा कराते हैं। तो जानी जो भी ये करेंगे, चाहे वो यूक्रेन से स्टूडेंट्स को इन्होंने रेस्क्यू करा है, उसको भी इन्होंने राजनीति में घुसेड़ दिया, उसको भी एक राजनीतिक पैंतरा बना दिया, और वो अपने बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने आदित्यनाथ जी जब बोल रहे हैं या मोदी जी बोल रहे हैं तो उस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो वहां से आए हैं, कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जाके बताना जरूर कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह से हेल्प करा है, इस तरह से हमें क्या स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं इस बीच? यानी राष्ट्रीय मुद्दों पर तो चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या स्थानीय मुद्दे जिस पर वाकई में राज्य का चुनाव होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो पीछे छूटते नजर आ रहे हैं? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? लोगों को जो जितना ग्राउंड लेवल पे मैंने देखा है, जहाँ जितना लोगों को समझने की कोशिश करी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो लोग हैं वो किसी भी पार्टी के झांसे में नहीं आए। इस बार उनके जो प्रमुख रहे हैं वो बेरोजगारी, उनकी शिक्षा, उनका हेल्थ सिस्टम, उनकी जो बाकी प्रॉब्लम्स है, महंगाई है, उसको लेके ये चीजें उनके लिए नंबर 1 पे रही हैं। और जो हिंदू मुस्लिम है, शमशान और कब्रिस्तान की बात है, गर्मी उतारने की स्टेटमेंट है, शिमला बनाने की स्टेटमेंट है, यानी कि अब बेहद दिलचस्प ये चरण होगा, क्योंकि कई मंत्रियों की, कई बड़े नेताओं की, दिग्गज चेहरों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। अमनप्रीत जी, आप हमारे साथ इस खास पैनल के तौर पर जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए और अपना वक्त नेटवर्क 10 के साथ साझा करने के लिए। तो इस बार का जो चरण होगा, इस बार का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि छठा चरण है, 57 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चरण इसीलिए क्योंकि गोरखपुर और बस्ती मंडल पर यहाँ पर मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रही हैं। और क्या कुछ वो मुद्दे हैं वो हमारे पैनल